हाय एवरीवन। तो आज हम लोग थोड़ा बाहर आए हैं घूमने के लिए। बारिश यहाँ पे बंद हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि चलो फिर आज हम लोग थोड़ा घूम के एक वीडियो भी बनाते हैं और थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा। तो मुझे आपके लिए एक वीडियो लेके आनी थी। बहुत टाइम से मैंने मेरे चैनल के ऊपर सर्वे भी किया था कि एथर के नेगेटिव्स क्या है, बिकॉज हमने अभी तकरीबन 3000 किलोमीटर से भी ऊपर इसमें कंप्लीट कर दिए हैं। तो मैं एक आपके साथ शेयर करना चाहता था कि जो भी नेगेटिव्स है जिनके बारे में आपने अवेयर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि कोई भी ईवी स्कूटर या फिर ईवी कार परफेक्ट नहीं है, क्योंकि अभी 2-3 साल पुराना ही मार्केट है और ज़्यादा कुछ इसमें मैच्योरिटी अभी है नहीं। तो मैं आपको कुछ व्यूज़ भी दिखाता हूँ यहाँ पे। तो पूरा ग्रीनरी है, थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटा सा तालाब भी है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो आज संडे का दिन है तो थोड़ा हम लोग ट्रैवल भी कर लेते हैं। और काफ़ी दिन से बारिश हो रही थी यहाँ पे, तो हम आज थोड़ा सा यहाँ पे देखा कि बारिश नहीं हो रही है तो चलो थोड़ा घूम लेते हैं हम लोग। तो इसी के साथ मैं आपको पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों बताता हूँ ताकि आपको एक अवेयरनेस रहे। हालांकि अभी एथर का जनरेशन 3 आ चुका है और मैंने उसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हो। और उसमें भी जो है बहुत सारे जो नेगेटिव्स है वो कैरी फॉरवर्ड हो चुके हैं, तो उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। बट ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा कि आप एक डिसीजन लेते टाइम मेक श्योर कि आप इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हो और उसके बाद ही टेस्ट राइड लेने जाते हो, ताकि अगर कोई आप उस पर्सपेक्टिव से देख सको आपके व्हीकल को। और आप क्योंकि क्या होता है ना जनरली कि आप अगर अवेयर रहोगे तो आपको रिग्रेट नहीं होगा डिसीजन लेने के बाद, लेकिन कुछ चीज़ें अगर आपको बाद में पता चलेगी तो फिर वो काफ़ी रिग्रेटफुल रहेगा आपके लिए। और मैं नहीं चाहता कि इवन मैं ओन करता हूँ एथर को, फिर भी मुझे लगता है कि इसमें कुछ नेगेटिव्स है जो आपने जान लेने चाहिए। पॉजिटिव्स भी है, उनके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ पॉजिटिव्स के बारे में ऑब्वियसली। तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव के साथ। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है ना कि ये एक स्कूटर है, राइट। एट द एंड जब भी आप कोई व्हीकल लेते हो, क्योंकि ऐसा नहीं कि ईवी पहला स्कूटर है, इससे पहले हम लोगों ने पेट्रोल स्कूटर चलाए हुए हैं। तो हमको क्या चाहिए कि एक सिंपल फीचर है इसका, जैसे कि ये की है, राइट। तो कोई भी बंदा अगर नया है तो वो क्या कर सकता है, सिंपली की को घुमाया, अ, चालू कर दिया, ठीक है, और बटन दबा के चालू कर दी स्कूटर और चला गया। कुछ मोड वगैरह भी चेंज करने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, सिंपली। और जब भी ऑफ करना हो तो सिंपली आपने ऑफ कर लिया, और आपको सीट खोलना हो तो आपने ऐसे घुमा के सीट, इसकी जो बूट है उसको भी ओपन कर लिया। तो ये एक एडवांटेज है, ठीक है। अभी ओला को आप देखोगे तो वो एक ऐप स्कूटर है, उसमें चाबी नहीं है। तो नया कोई बंदा हो जिसको ये स्कूटर चला के देखना है, या फिर आपके कोई अंकल है जो ज़्यादा टेकी नहीं है, या फिर फैमिली मेम्बर्स में भी लोग इतना टेकी नहीं है, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। अब दूसरी बात ये है कि एथर में कोई भी ऐसा फीचर नहीं है जो कंपनी ने बोला है और वो है नहीं इसमें। जैसे कि अगर कंपनी ने बोला है कि इसमें आपको जो है मैप है, नेविगेशन है, तो वो है इसमें, ठीक है। स्कूटर लेते टाइम आपको दिख जाएगा कि है इसमें। ऐसा कोई भी फीचर नहीं है जो इन फ्यूचर आने वाला है या फिर जिसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें इसमें नहीं है। तीसरी बात यह है कि इसका फिट एंड फिनिश बहुत अच्छा है। आपको बहुत ही कम इश्यूज इसमें मिलेंगे कि जिसमें आपको लगेगा कि नहीं यार ये 1.5 लाख का स्कूटर नहीं है। बिल्ड क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है। और एक बात यह है कि ये काफ़ी सिंपलिस्टिक लुक है। अभी आप जनरली देखते हो, जैसे कि मुझे ओकिनावा के बारे में ये कंप्लेंट है कि ओकिनावा में कैसा ना काफ़ी वो एग्रेसिव कलरिंग किया है उन लोगों ने। तो दिखने में ना कई बार वो ऐसा लगता है कि यार ईवी है, मतलब दूर से ही दिखता है लोगों की कि ये ईवी है और किस कंपनी की है। कुछ लोग होते हैं हम में से जिनको काफ़ी सोफिस्टिकेटेड डिसेंट लुकिंग गाड़ी चाहिए, कि पब्लिक में भी जाए, सिग्नल पे भी खड़े रहे तो ज़्यादा वो नोटिस नहीं होनी चाहिए, एक सटल लुक चाहिए। तो उनके लिए ये काफ़ी एक सिंपलिस्टिक और एक सटल लुक लेके आती है स्कूटर। ऐसा नहीं कि लोग नोटिस नहीं करते, बट ऑब्वियसली जब आप उनको प्राइस बोलते हो ना तो काफ़ी लोग इंप्रेस हो जाते हैं कि लुक्स वाइज इसका जो सस्पेंशन सेटअप है, टायर्स है, वो काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। इससे पहले मेरे पास CB यूनिकॉर्न थी, जो भी एक सटल 150cc बाइक है। तो उसी के हिसाब से जब मैंने देखा तो मुझे लगता है कि ये भी उसी को एक तरीके से दिखाती है आपको। तो अगर आपको एक सिंपलिस्टिक सटल लुक वाली स्कूटर चाहिए जो थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक भी दिखे डिज़ाइन वाइज और काफ़ी प्रीमियम भी दिखे, तो उस केस में डेफिनेटली आप इसके ऊपर
जा सकते हो। दूसरी बात ये है कि इसमें आपको जो बूट स्पेस है वो भी काफ़ी यूटिलिटी वाइज काफ़ी अच्छा है। अभी हम लोग बहुत सारे स्कूटर देखते हैं जिनमें इससे भी ज़्यादा बूट स्पेस है, लेकिन फुल फेस हेलमेट नहीं आता है, लेकिन इसमें आ जाता है आपको। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि इसमें हमने क्या क्या रखा है। तो आप देखोगे तो इसमें पर्स है और बाकी सारी चीज़ें हमने इसमें रखी हुई है। और इसमें जो एलईडी है, ये लैम्प, ये भी काफ़ी हेल्प करता है आपकी। ठीक है, तो एक एक अच्छा एक बेनिफिशियल चीज़ है। तो मैं आपको एक सामने से ही दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं जो अच्छी है, जो मुझे पर्सनली अच्छी लगती है। जैसे कि आप सबको पता है कि इस स्कूटर में फ्रंट में डुअल सस्पेंशन आता है, इसमें सिंगल मोनो सस्पेंशन नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा है। आप देखो, हम लोग किस एरिया में लेके आए स्कूटर, यहाँ पे कोई रोड नहीं है, बट फिर भी ना एक को कॉन्फिडेंट आपको फील होगा कि ठीक है, अगर आप विलेज साइड भी रहते हो या फिर थोड़ा आपको एडवेंचर करना पसंद है, वीकेंड को आप थोड़ा घूमना पसंद करते हो, किसी नियर बाय हिल पे जाना पसंद करते हो, तो ऑब्वियसली ये स्कूटर आपको डराएगा नहीं उस केस में। ठीक है, तो इसमें आप देख लो, फ्रंट में 12 इंच का व्हील है और डुअल सस्पेंशन है, तो एक काफ़ी आपको कॉन्फिडेंट इसमें फील होगा। लाइट का डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इसके स्पेशली, और काफ़ी ब्रांडिंग भी बहुत ही मिनिमलिस्टिक है इसमें। ठीक है, और आप सामने से देखोगे तो इसके जो मुझे पर्सनली ये जो इसके मिरर्स है वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी स्टर्डी मिरर्स है। मतलब ज़्यादा इसमें ना कोई भी इसको इजीली ऐसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, मॉडिफाई नहीं कर सकता है, ये चीज़ें हैं इसमें। अब बात करते हैं हम लोग स्टैंड की, तो काफ़ी स्टर्डी स्टैंड है इसका। तो हमने देखा कि बाकी स्कूटर्स में, जैसे कि ओला में काफ़ी कंप्लेंट है लोगों की कि स्टैंड जो है उसमें दिक्कतें आती है, बट इसमें वो चीज़ नहीं है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे आपको दिखेगा कि इवन पीछे वाला भी सस्पेंशन जो है वो सिंगल सस्पेंशन है, मोनोशॉक, और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। आपको बिल्कुल भी टायर्ड फील नहीं होगा अगर आप इसको लंबे टाइम के लिए चलाते हो। लेट्स से डेली आपका कम्यूट काफ़ी ज़्यादा है, तो ये एक अच्छी बात है इस स्कूटर के बारे में। अब इसी के साथ इस स्कूटर का जो इंटरफेस है ना, वो काफ़ी सिंपल है। और जैसे कि मैं इसको चालू कर देता हूँ, देखो तो यहाँ पे मैप है। एक मिनट में फोकस करता हूँ। यहाँ पे आपको दिखेगा कि मैप है और बाकी चीज़ें हैं। तो काफ़ी सिंपल और छोटा सा इंटरफेस है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। आपका फ़ोन वगैरह भी कनेक्ट हो जाता है, म्यूज़िक कंट्रोल हो जाता है, फिर कॉल वगैरह भी आप रिसीव वगैरह कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। इसका वेब इंटीग्रेशन भी है, जैसे कि वेबसाइट पे भी आप लॉगिन करोगे तो आपके स्कूटर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, आपको ओडोमीटर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और आपने कितने यूनिट्स कंज्यूम किए, कितना लाइट बिल आपने बचा लिया, वो भी सारी चीज़ें आपको ऐप या फिर मोबाइल पे मिल जाती है। तो कनेक्टिविटी भी एक अच्छा फीचर है इसमें। अब और एक अच्छी बात इसके बारे में यह है कि इसका जो ग्रैब हैंडल है, ये वाला, ये काफ़ी मजबूत है। मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ कि ग्रैब हैंडल कैसे इसका मजबूत है। ठीक है, तो आप देखो तो आप पूरा स्कूटर है ना इससे लिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो आप, तो आपको अगर पार्किंग में इसको एडजस्ट करना हो तो वो भी काफ़ी अच्छे से हो जाता है। इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज वो ये भी है कि इसमें इसकी डीलरशिप्स अवेलेबल है। तो अगर आपको लेट्स से कुछ भी इशू आता है तो आप डायरेक्टली डीलरशिप के साथ डिस्कस कर सकते हो, और वो एक काफ़ी अच्छा साबित होता है बहुत लोगों के लिए। इसका फोरम जो है ऑनलाइन, वो भी काफ़ी एक्टिव है। वहाँ पे कई बार लोग इश्यूज पोस्ट करते हैं, या फिर उन्होंने कुछ नया फिगर आउट किया है, नया कुछ डिज़ाइन में चेंजेस किए हैं, एक्सेसरीज फिट की है, वो भी लोग उसमें अपडेट्स डालते रहते हैं। अब उसी के साथ एथर की बहुत सारी एक्सेसरीज आपको ऑफिशियल नहीं बट अनऑफिशियल एक्सेसरीज ऑनलाइन अवेलेबल है। अमेजोन के ऊपर आपको तकरीबन सारी की सारी एक्सेसरीज मिल जाती है। तो इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है, आप जाके देख सकते हो। और अगर आपको पिलियन के लिए भी लेट्स से सारी गार्ड तो ऑलरेडी है इसमें, लेकिन फुटरेस्ट चाहिए तो आप उसको भी फिट करके ले सकते हो, तो वो भी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो ये हो गए सारे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। अब एक और पॉजिटिव मैं बता देता हूँ कि इसमें रेंज ड्रॉप की इशू नहीं है। जैसे कि अगर ये आपको बताता है कि इसकी रेंज 85 है, तो 85 आपको मिलने ही वाली है। इससे ज़्यादा मिलेगी, लेकिन उतनी तो आपको कम से कम मिलने वाली है। तो ये सारे हो गए इसके अच्छे पॉइंट्स, पॉजिटिव्स। लेकिन मैं अभी थोड़े नेगेटिव्स के ऊपर आता हूँ इसके। जैसे कि आप सबको पता है कि इसका प्राइस मुझे तकरीबन 153 ऑन रोड गया था। ठीक है, तो क्या इतने प्राइस पे ये स्कूटर जस्टिफाइड है? तो मुझे लगता है कि थोड़ी ओवर प्राइस्ड है। एथर के बारे में सबकी यही कंप्लेंट है कि ये स्कूटर थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड आती है। इसकी जो रेंज है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू इसके जो कम्पिटिटर्स हैं। अगर आपको उनके बारे में जानना हो तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप जाके मेरी पिछली वाली वीडियो देखिए। जैसे कि आपको पता है कि
एथर का नया वर्जन या फिर जनरेशन लॉन्च हो चुका है, फिर भी इसकी जो बैटरी है या फिर इसकी रेंज है, मोटर है, वो कम है एज़ कम्पेयर टू इसके कंपटीटर्स। अगर आपको इनके कंप्यूटर के बारे में जानना है तो मैं सिंपली बता दूं कि सिंपल एनर्जी हो गया, ओला S1 Pro हो गया, या फिर TVS की iQube हो गई, ये सारे स्कूटर में इससे इक्वल या फिर इससे ज़्यादा बैटरी आती है या फिर इससे ज़्यादा पावरफुल मोटर आती है, और उनकी प्राइसेस भी इससे थोड़ी कम है या फिर इक्वल है। तो ये आपको हमेशा लगेगा कि थोड़ी सी ये ओवर प्राइस्ड है अपने सेगमेंट में, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या इसमें बाकी इश्यूज़ है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आपके हाइट ज़्यादा हो, जैसे कि 5'8", 5'9" या फिर 5'11" हो या फिर 6 फीट हो, तो उस केस में थोड़ा सा आपको ये कम कंफर्टेबल है, बिकॉज इसकी जो सीट है ना, वो आप आगे देखोगे तो काफ़ी छोटी है। तो जो अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो लेट्स से, तो आपको थोड़ा सा ना पीछे खिसक के बैठना पड़ता है। तो ये एक इसका नेगेटिव है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब दूसरे में आपको बात बता दूँ इसकी, तो इसमें कोई आपको जो इसका साड़ी गार्ड है वो काफ़ी छोटा है। हालांकि ठीक है, अभी नया जो वेरिएंट आया है उसमें आपको एक साइड स्टेप भी मिल जाता है अगर आप साड़ी पहन के बैठते हो तो, लेकिन वो भी स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है कंपनी को, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। अब दूसरी बात ये है कि इसकी जो ऑफिशियल एक्सेसरीज है वो काफ़ी लिमिटेड है। 2 ही एक्सेसरीज अभी तक अवेलेबल है। एक तो आपको है साइड फुटरेस्ट, उसकी भी वो भी ऑफिशियली एक्सेसरी है, तो आपको स्टैंडर्ड नहीं ऑफर की जाती है, उसके लिए आपको एडिशनल पे करना पड़ता है। और दूसरी जो दिक्कत है वो ये है कि इसके साथ TPMS आता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, वो भी काफ़ी महंगा है, मतलब उसका प्राइस ही 5,000 रुपये है, तो उसकी भी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। तो ऑफिशियली दो एक्सेसरीज जो अवेलेबल है उनकी प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एक दिक्कत है। अब हम लोग इसी के साथ थोड़ा टर्न फिनिश की बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, सिंपली मैं आपको दिखाता हूँ कि ये डस्ट मैग्नेट है, मतलब इसके ऊपर ना धूल या फिर अभी बारिश हो रही है तो मिट्टी भी काफ़ी अच्छे से जम जाती है। तो ये एक दिक्कत है, क्योंकि आप पीछे से देखोगे तो काफ़ी पतला है इसका जो फेंडर है वो। तो अगर आप बारिश हो रही है या फिर रोड पे पानी है तो बेटर है कि आप रेनकोट पहन के जाओ, नहीं तो फिर पीछे आपके पीठ पे काफ़ी मिट्टी वगैरह लग जाएगी। ये एक इसकी दिक्कत है। अब बाकी मैं बातें करता हूँ थोड़ी सी फिट एंड फिनिश के बारे में। तो मैं आपको सिंपली दिखाता हूँ कि, और आप ये दिमाग में लेके चलो कि ये 1.5 लाख का स्कूटर है, ठीक है। तो मैं आपको सिंपली दिखाता हूँ कि जैसे कि ये मिरर है इसका, ठीक है। तो आप अगर क्लोजली देखोगे इसमें तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कुछ गैप्स है। तो जब आप इसको क्लीन करोगे पानी से तो इसमें पानी जमा रहता है, तो जब आप खड़ा करोगे स्कूटर तब वो पानी निकल जाता है, ठीक है। तो ये एक दिक्कत है। अब तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स से कि ये देखो, आप सिंपली ये जो बटन है इसको भी आप, ये भी मूव होता है कभी कभी, तो ये बिल्ड क्वालिटी का इशू है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे आगे देखोगे आप, यहाँ पे आपको ये वायर जो है वो ओपन दिखेगा, तो ये भी एक क्वालिटी इशू है मेरे हिसाब से। अब उसके बाद यहाँ पे आप की का भी होल्डर देखोगे तो इसमें आपको गैप दिखाई देता है। देखो, ये जो की जो ये पट्टी है और नीचे का जो पैनल है इसके अंदर ये गैप है, ठीक है। तकरीबन चाबी जाएगी, इतना बड़ा गैप है इसके अंदर। तो ये फिट एंड फिनिश का इशू है। ये देखो, ये आपको दिख जाएगा। अब उसी के साथ ये जो हुक है जहाँ पे हम लोग बैग वगैरह लटकाते हैं सामान लेने जाने के लिए, तो इसके अंदर एक्चुअली स्प्रिंग था, लेकिन अभी इसने काम करना बंद कर दिया। मतलब छोटा सा ही इशू है ये देखो, आपको इसमें स्प्रिंग दिखा दिया जाएगा, बट ये काम नहीं करता है, तो ये भी हमें फिक्स करवा के लेना है, ठीक है। अब ये जो चार्जिंग पॉइंट है यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी कुछ हद तक जो है गैप है। तो ये देखो, ये आप निकालते हो और लगाते हो तो यहाँ पे कुछ हद तक ये गैप लग जाता है, ज़्यादा फिट एंड फिनिश नहीं है इसमें। अब और एक इशू है साइड में ये देखो, यहाँ पे आपको ये जो वायर्स है ना, ये मोटर को जा रहा है शायद वायर्स, ये भी ओपन यहाँ पे दिखता है। तो लेट्स से अगर आपकी पार्किंग स्पेस में चूहे वगैरह है तो उससे इसको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये भी फिट एंड फिनिश के इश्यूज़ है जो हमने नोटिस किए हैं। अब मैं थोड़ा आगे चल कर आपको दिखाता हूँ कि क्या इश्यूज़ हैं मुझे लगता है। तो आगे से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये देखो, ये जो गैप्स है यहाँ पे नीचे, तो इनका प्रॉब्लम क्या है ना कि कई बार टायर के वजह से उसमें मिट्टी चली जाती है और उसको निकालना इज़ वेरी इम्पॉसिबल। मिट्टी उसमें जब जम जाती है तो उसको नीचे से वो गैप नहीं है, एक बॉक्स जैसा है वो अंदर से, तो उसको क्लीन करना वेरी डिफ़िकल्ट हो जाता है कई बार। तो ये भी उसका एक इशू है। तो ये हो गए ओवरऑल जो मुझे लगता है कि बॉडी में या फिर हार्डवेयर में जो इश्यूज़ है वो।
हालांकि ये सारे माइनर इश्यूज़ हैं, मतलब इसमें ऐसा कुछ इशू नहीं है जो बहुत ही डील ब्रेकर है, बट मुझे फिर भी एक हाईलाइट करना था कि ये इशू जो है डेफिनेटली आ सकते हैं या फिर इनको आपने कंसिडर करना चाहिए। इसी के साथ जो एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसको ऑफिशियली या फिर अनऑफिशियली भी मैंने कभी देखा नहीं कि इसको सेंट्रल जो है सेंटर स्टैंड जो है वो मिला है। तो वो भी एक दिक्कत होती है, क्योंकि कई बार अगर आप एंगल देखोगे स्कूटर का, तो अगर आप पार्क करोगे तो आपको दिखेगा कि इसको काफ़ी ज़्यादा स्पेस लगता है, ठीक है। तो पार्किंग में कई बार दिक्कत हो जाती है। तो इसका सेंटर स्टैंड जो है वो अवेलेबल नहीं है, कंपनी की तरफ से भी नहीं है, और अनऑफिशियली भी आपको ऐसे वीडियोस नहीं मिलेंगे जहाँ पे आपको इसका सेंटर स्टैंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। तो ये एक दिक्कत इस स्कूटर के साथ है। अब उसी के साथ इसमें ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है, फिर भी इन लोगों ने यहाँ पे आपको कोई चार्जिंग पोर्ट वगैरह नहीं दिया है। तो लेट्स से अगर आपको कुछ मोबाइल फ़ोन चार्ज करना हो या फिर आपकी पावर बैंक चार्ज करनी हो, तो बाकी स्कूटर में आपको ये मिल जाता है, ओला में आपको मिल जाता है, और बाकी भी जो स्कूटर है वहाँ पे आपको ये फीचर मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको वो चीज़ नहीं दी गई है। अब मैं बात करता हूँ कि चार्जर के बारे में। मैंने चार्जर नहीं लाया यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि चार्जर का जो मुझे जो मेन दिक्कत लगी वो ये थी कि चार्जर का जो हेड है ना, उसकी क्वालिटी मुझे कुछ इतनी अच्छी नहीं लगी। स्पेशली जब आप उसको निकालने जाते हो तब कई बार आपको एक दिक्कत फेस करनी पड़ती है कि वो इतना ईजी नहीं निकालने के लिए। मैं यहाँ पे फ़ोटो डाल दूंगा कि चार्जर के जो लेग्स है ना वो काफ़ी लूज़ है, मतलब वो आराम से निकल जाते हैं। तो कई बार हमसे भी ऐसे हुआ है कि हमने रात में चार्जर को जब निकाला तब देखा कि उसके जो पहिए थे वो निकल गए थे, तो हमने सुबह उठ के फिर से उसे चिपकाया। तो वो भी एक क्वालिटी का इशू मुझे हमेशा इस स्कूटर के बारे में लगता है, ठीक है। अब और एक इशू ये है इस स्कूटर के साथ कि जो सर्विसिंग है उसमें आपको जो सर्विस के जो पार्ट्स होते हैं, कंज्यूमेबल्स होते हैं या फिर उसके स्पेयर पार्ट्स है, उनकी भी कॉस्ट काफ़ी हाई है। मुझे पता नहीं, मतलब कंपनी ने शायद उसकी कॉस्ट हाई रखी है बिकॉज आपने उनका जो सर्विसिंग का जो सब्सक्रिप्शन है वो लेना चाहिए इसलिए। बट मुझे लगता है कि उनकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको लेबर चार्जेस या फिर इनके स्पेयर पार्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे बता दो आप, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि उसमें भी जो प्राइसिंग है वो काफ़ी हाई है। तो डेफिनेटली अगर आप सर्विस करने जाओगे विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन तो आपको काफ़ी महंगी वो सर्विसिंग जाने वाली है। ये भी एक पॉइंट आपने नोट करके रखना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए इसके कुछ हार्डवेयर रिलेटेड इश्यूज़। और मैं एक इशू बता देता हूँ आपको। एथर के बारे में हमेशा ये कंप्लेंट रही कि ऑलमोस्ट हर एक सर्विसिंग में इनको ब्रेक पैड जो है वो चेंज करने पड़ रहे हैं। तो शायद ये क्वालिटी इशू है या फिर कंपनी ने ये थोड़ा सा गैप रखा है कि उनका ज़्यादा इनकम हो, उससे रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो, इसलिए शायद। बट जनरली इतना फ्रीक्वेंसी नहीं होना चाहिए चेंज करने का, बट इस केस में है, तो मुझे लगता है शायद ये लूप होल हो सकता है उनका। तो और दूसरी एक चीज़ ये है कि कुछ लोगों ने, ये सब्सक्राइबर ने हमें बताया कि रेनी सीजन में इसके जो रबर का बेल्ट है उसका नॉइज़ आता है, कई बार सस्पेंशन में भी कुछ नॉइज़ आता है। तो ये भी इसके साथ एक हार्डवेयर रिलेटेड इशू है, ठीक है। अब जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज़ हैं मैं उनके बारे में बात करता हूँ। कि सबसे पहले तो इसमें मैंने एक दिक्कत फेस की थी इनिशियली, कि इसके जो मोड्स हैं ना वो चेंज नहीं हो रहे थे। स्क्रीन जो है वो फ्रीज़ होता था, हमें स्कूटर जो है वो बंद करके फिर से स्टार्ट करना पड़ता था, उसके बाद ही मोड हम लोग चेंज कर पा रहे थे। और एक दिक्कत है कि इसका जो ब्लूटूथ है ना वो इतना सीमलेस, मतलब इतना अच्छा नहीं है कि लेट्स से अगर आप उससे आपने फ़ोन को कनेक्ट किया आपने और आप गाने प्ले कर रहे हो तो सडनली वो कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है। सेम वैसे ही है कि अगर आपको कॉल कनेक्टिविटी चाहिए, आपको फ़ोन रिसीव करना है यूजिंग ब्लूटूथ, तो वो भी नहीं होता है, उसमें भी दिक्कत है। अब मुझे लगता है सबसे बड़ा जो मेजर एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है इस प्राइस सेगमेंट में, वो मुझे लगता है वो है क्रूज़ कंट्रोल। इस स्कूटर में क्रूज़ कंट्रोल नहीं है। तो लेट्स से अगर आप इंटरसिटी ट्रैवल करते हो या फिर हाईवे के ऊपर ट्रैवल करते हो तो आप इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा मिस करने वाले हो। बिकॉज ठीक है, अगर आप 10-20 किलोमीटर डेली का ड्राइव करते हो तो उस केस में आपके लिए वो इतना बॉदर भी नहीं करेगा। बट अगर लेट्स से अगर आप काफ़ी लंबा लेके जाते हो स्कूटर को डेली, तो आपके लिए वो दिक्कत होने वाली है, क्योंकि क्रूज़ कंट्रोल इसमें है नहीं। अब कई लोगों को ये भी इशू आया है और मैंने भी फेस किया है सॉफ्टवेयर में कि इसका जो ब्लूटूथ है वो फीचर ही एक तरीके से गायब हो गया। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा यहाँ पे, तो आपको दिखा दिया जाएगा कि इसका जो ब्लूटूथ है वो सडनली गायब हो गया, ब्लूटूथ का ऑप्शन। तो ये भी एक नेगेटिव है, मतलब ये सॉफ्टवेयर के इश्यूज़ है, लेकिन मैं बोलूँगा कि ठीक है, मतलब ये इतने बड़े इश्यूज़ नहीं है सॉफ्टवेयर रिलेटेड। बट हाँ, मतलब वैल्यू फॉर मनी फिर कभी ना कभी वो फैक्टर थोड़ा कम हो जाता है कि आपको थोड़ा लगने लगता है कि इसका आपने ज़्यादा ही प्राइस पे कर दिया है। क्योंकि अभी क्रूज़ कंट्रोल तो आपको लेट्स से आपकी जो एक बेसिक मतलब बाउंस इन्फिनिटी की E1 है राइट, जिसकी प्राइस 80,000 है,
मतलब जिसके टॉप वेरिएंट के प्राइस 80,000 है विद चार्जर वेरिएंट है उसका, तो उसमें भी आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है, लेकिन इसमें नहीं मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको निराश कर देता है। ठीक है, तो अगर आपका डेली रनिंग 50 किलोमीटर से ज़्यादा होने वाला है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप डेफिनेटली टेस्ट राइड लेके देखो बाउंस इन्फिनिटी का, ओला S1 प्रो का और इसका, क्योंकि आपको क्रूज कंट्रोल जो है वो उसमें मिल जाता है। तो वो आपको काफ़ी, आपको जो थकान है, आपका जो रिस्ट का पेन है उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देगा। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखनी चाहिए। आखिर में मैं बात करता हूँ दो चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको पता है कि एथर में जो कनेक्टिविटी है एथर ऐप के साथ, या फिर जो मैप फीचर है उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एथर का कनेक्ट लाइट और कनेक्ट प्रो। उन दोनों की भी कॉस्ट जो है ना वो काफ़ी हाई है, 2000 से ऊपर की ही है। अभी तो फ्री है वो, लेकिन शायद 1 साल बाद वो पेड हो जाए और हमें पे करना पड़े उसका कॉस्ट। तो मुझे लगता है कि वो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज अभी ओला तो वो फ्री में ही दे रहा है आपको, ओला कुछ चार्ज नहीं कर रहा है आपके लिए सब्सक्रिप्शन। बट एथर पता नहीं मतलब क्यों इतना और ज़्यादा चार्ज कर रहा है। ऐसा भी नहीं कि 1000-1200 रुपये का कर दिया उन लोगों ने, बट दोनों भी उसके जो सब्सक्रिप्शन है रिलेटेड टू आर कनेक्टिविटी वो काफ़ी 2000 से भी ऊपर है, तो काफ़ी महंगे आपको वो जाते हैं। अब उसी के साथ उनका जो सर्विस का सब्सक्रिप्शन है उसमें भी आपको जो लाइट वाला जो सब्सक्रिप्शन है, सर्विस लाइट और सर्विस प्रो, 2 सब्सक्रिप्शन है, तो लाइट का भी कॉस्ट जो है वो तकरीबन आपको जाता है 2400 रुपये से ऊपर, और जो प्रो है उसका जाता है 3600 के ऊपर। तो ये भी काफ़ी ना कई बार आपको एक महंगा आपके लिए साबित होती है ये सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली एथर जो है वो थोड़ा एप्पल जैसा गेम खेल रहा है कि हर एक चीज़ महंगी है, स्पेयर पार्ट्स महंगे हैं, सर्विसिंग कॉस्ट महंगा है, उनका सब्सक्रिप्शन महंगा है। तो पता नहीं मतलब डेलिबरेटली शायद वो लोग खुद को इन एक प्रीमियम सेगमेंट में जो है वो रखने की कोशिश कर रहे हैं। बट हो भी सकता है कि ये उनका लॉन्ग टर्म का एक स्ट्रैटेजी हो। जैसे कि आपको पता है कि एथर का सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो है वो हीरो है। हीरो जो है वो 1,10,000 तक के स्कूटर पे ही प्ले करता है, मतलब हीरो के खुद के जो स्कूटर्स है वो उसी सेगमेंट में है। एथर शायद ट्राई कर रहा है कि उससे उसके ऊपर की सेगमेंट में वो रहे, और शायद उनका वो प्लान हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है पर्सनली कि ये एथर जो है वो खुद को एक प्रीमियम स्कूटर के कैटेगरी में हमेशा मेंटेन करके रखना चाहता है। इसलिए जनरेशन 3 के आप कॉस्ट देखोगे तो वो तो 160-170,000 तक है। तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट जो है वो यूज़र को पे करनी पड़ती है, सर्विसिंग के लिए भी, स्कूटर के लिए भी, और बाकी जो उसके स्पेयर पार्ट्स है, उसके कनेक्टिविटी के जो फीचर्स है उसके लिए। तो ये भी एक इसके साथ जो है एक दिक्कत भरी आपके लिए हो जाती है। करते हैं इसके आखिरी एक चीज़ की जो मुझे थोड़ी सी खटकती है हमेशा, वो है कि इसमें जो रीजनरेशन जो है ना वो काफ़ी पुअरली इम्प्लीमेंटेड है। मैं चाहूँगा कि एथर इसके ऊपर फोकस करे थोड़ा सा। बाकी कुछ कुछ स्कूटर में क्या होता है कि जैसे कि आपने एक्सेलरेशन छोड़ दिया तो रीजनरेशन इमीडिएटली स्टार्ट कर देती है। ठीक है, लेकिन इस स्कूटर में ऐसा है कि आपको जो ये एक्सेलेटर का जो है राइट, उसको उल्टा घुमाना पड़ता है। जैसे कि आपको क्या करना पड़ता है, इसको ऐसे उल्टा घुमाना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब उसके लिए अगर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़े तो मुझे लगता है वो फिर रीजनरेशन, कई बार क्या होता है कि आप जा रहे हो रोड पे तो आपको उसको अडॉप्ट करने में भी टाइम लगता है। अगर आप नए नए चला रहे हो उस स्कूटर को तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा वो सीखने के लिए कि जो आपका स्कूटर है उसमें रीजनरेशन जो है वो कैसे काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि एथर ने थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में चेंजेस करके रीजनरेशन जो है वो ऑटो रखना चाहिए कि आपको एक्सीलेटर उल्टा ना घुमाना पड़े इस चीज़ के लिए। तो ठीक है, तो यही थे सारे एथर के बारे में जो पॉजिटिव है, नेगेटिव्स है। तो मैं आपको बोलूँगा कि देखो जनरली ईवीज़ के बारे में क्या बोला जाता है कि दे आर ज़ीरो मेंटेनेंस या फिर लो रनिंग कॉस्ट है। बट मैं बोलूँगा एथर के लिए ये फॉर्मूला कम्प्लीटली एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसका जो सर्विसिंग कॉस्ट है, इसके जो स्पेयर पार्ट का जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी हद तक थोड़ा प्रीमियम कैटेगरी में जाता है। इसका कनेक्टिविटी का जो सब्सक्रिप्शन है वो भी काफ़ी महंगा है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा कंसिडर करके चलो कि लेट्स से अगर आपको ये स्कूटर आप खरीद रहे हो किसी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए, ठीक है, तो मैं बोलूँगा फिर आप मत खरीदो इसको, क्योंकि इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ना वो थोड़ा सा बाकी ईवीज से ज़्यादा रहने वाला है आपके लिए। ठीक है, हाँ, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपको एक प्रीमियम स्कूटर चाहिए, आपको ऑफिस जाने के लिए स्कूटर चाहिए, तो आप डेफिनेटली इसको देख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास उतना पॉकेट मनी नहीं है राइट, तो उस केस में आप मत जाओ इस स्कूटर के ऊपर, वो मैं रेकमेंड करूँगा, क्योंकि ये प्रीमियम कैटेगरी का एक स्कूटर है राइट। तो मैं बोलूँगा देखो फीचर्स में कम ज़्यादा है ऑब्वियसली। अगर आप, मैं बोलूँगा कि एंड्रॉयड का फ्लैगशिप लेने जाओगे तो वो आपको कितने में मिलता है, वो आपको एक 60-70 हज़ार में अच्छा सा फ़ोन आ जाता है। एप्पल का लेने जाओगे तो वो 1 लाख से ऊपर है
राइट। और आप सबको भी पता है कि 1.5 लाख का एप्पल और 70-80,000 का सैमसंग, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। देखो परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत है, बट लेकिन अगर आपकी स्पेंडिंग कैपेसिटी नहीं है और आप चाहते हो कि भैया जीरो मेंटेनेंस स्कूटर हो, लो रनिंग कॉस्ट हो, तो मैं बोलूँगा कि एथर को आप थोड़े हद तक अवॉइड करो, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं, हार्डवेयर हो या फिर सॉफ्टवेयर हो, मैं बोलूँगा देखो कमियां है, लेकिन कोई ऐसे ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है जिससे आपका जो डिसीजन है वो पूरा इम्पैक्ट हो जाएगा कि नहीं मुझे अभी खरीदना ही नहीं है स्कूटर, ठीक है। तो कोई ऐसे बड़े फ्लॉज नहीं है हार्डवेयर में या फिर सॉफ्टवेयर में जिसके वजह से आपका जो डिसीजन है वो आपको चेंज करना पड़े। तो ये एक प्रीमियम स्कूटर है, एक प्रीमियम कस्टमर को टारगेटेड है। तो अगर आप लेना चाहते हो एक रिलायबल स्कूटर, एक रोबस्ट स्कूटर, आपका अगर बजट का कोई इशू नहीं है या फिर इन फ्यूचर मेंटेनेंस का भी कुछ इशू नहीं है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा ये स्कूटर के। आप जनरेशन 3 जो आया है उसके ऊपर जाओ, आप थोड़ा चाहिए तो स्ट्रेच करो आपका बजट, लेकिन आप इसको खरीद सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपका बजट कम है और आप नहीं चाहते हो कि मेंटेनेंस पे भी आप ज़्यादा कुछ इसके खर्चा करो, तो बेटर है कि आप इस स्कूटर को जो है वो आप अवॉइड करो। तो ये वहीं पे कहीं ना कहीं पे वैल्यू फॉर मनी में इतना फिट नहीं होता है। तो यही था आज के वीडियो में गाइस। तो क्या आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हम लोग ऐसी वीडियोस आपके लिए लेते आते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।